दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप यदि कर रहे हैं सीटेट की तैयारी, तो सीटेट में पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। और जिसमें अपना ये थर्ड सेक्शन जो चल रहा है, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिसका लास्ट लेसन 24 सीखने में योगदान देने वाले कारक, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, ये आज आपका एंड हो जाएगा 24। तो आइए देखते हैं। हम लोग इसमें कुछ देख चुके थे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये 4 कारक ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग आयु और परिपक्वता, इसी को देख रहे थे कि जिस तरह से बच्चे का आयु बढ़ते जाता है, उसी तरह से बच्चे में मैच्योरिटी, परिपक्वता आती जाती है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में हम लोग ऐसे भी देखे हैं एग्जाम्पल में कि किसी बच्चे की आयु ज़्यादा होती है लेकिन उसका परिपक्वता उतना ज़्यादा नहीं होती है, इन कंपैरिजन ऑफ दूसरे बच्चे की आयु कम होने पर जितना परिपक्व वो बच्चे होते हैं। तो एक्सेप्शनल में हो सकता है, एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर। नेक्स्ट है आपका भावनात्मक स्थितियाँ। वांछनीय भावनात्मक स्थिति सीखने की गुणवत्ता और गति बढ़ाती है। किसी भी प्रकार की सीख के लिए खुशी और संतुष्टि हमेशा अनुकूल होती है। दूसरी ओर भावनात्मक स्थिति सीखने में बाधा। कई अध्ययनों ने इस तथ्य को स्थापित किया है कि भावनात्मक तनाव, गड़बड़ी आदि गुणवत्तापूर्ण भावनात्मक स्थिति के प्रतिकूल होती है। भावनात्मक स्थितियाँ हमारे भावना संबंधी, इसको हम लोग इमोशन कहते हैं। जैसी आपकी भावना होगी उस ढंग से आपका किसी भी क्षेत्र में प्रोग्रेस हो सकता है, विकास हो सकता है। ये हमारी भावनात्मक स्थिति हुआ। भावनात्मक स्थिति हमारे प्रतिकूल होना चाहिए। नेक्स्ट है आवश्यकता। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ेगी उस ढंग से हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे, एक्टिव होंगे। जितना एक्टिव होंगे उस ढंग से क्या होगा, हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी। देखते हैं कि आवश्यकता एक ऐसी किसी चीज़ की कमी है जो अगर प्रदान की जाती है तो बच्चे के सामान्य व्यवहार की सुविधा होगी। किसी चीज़ की कमी बच्चे के अनुभव होती है, किसी चीज़ की कमी यदि बच्चे को अनुभव होती है, बच्चा तब उस गतिविधि को करने की कोशिश करता है जिसका समापन आवश्यकता की संतुष्टि में होता है। इस प्रकार आवश्यकताएं लक्ष्यों से जुड़ी होती है। मनुष्य के बीच आवश्यकता अपेक्षाकृत अस्थायी प्रवृत्तियां हैं जो कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में संतुष्टि की तलाश करती है। जब इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है तो समय के लिए विशेष आवश्यकता पूरी हो जाती है, लेकिन यह जल्दी या बाद में पुनरावृत्ति करता है और आगे गतिविधि को सक्रिय करते हैं। जैसे हम लोग अभी आज यहाँ क्यों जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग को आवश्यकता है कि सीटेट पास करना है, टेट पास करना है और भावी टीचर हम लोग बनने वाले हैं। इसीलिए हमारी ये आवश्यकता है। तो अभी हम लोग एक्टिव हो रहे हैं, ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं अपने कार्य के प्रति। और जैसे जैसे ये लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करते जाएंगे उस ढंग से इसके प्रति हम लोग के प्रति डिरेक्टिवेशन आता है। लेकिन हम लोग को अलग सोचना है और डिरेक्टिव नहीं, एक्टिव रहना है। नेक्स्ट है रुचियाँ, इंटरेस्ट। अब डिपेंड करता है कि आपको रुचि किस क्षेत्र में है, क्या करना चाहते हैं आप। यदि रुचि नहीं है तो रुचि को अपने अंदर जगाना होगा। तो देखते हैं रुचि के बारे में क्या दिया है। छात्र के विभिन्न प्रकार के हितों का उनके सीखने के लिए दोहन किया जा सकता है। प्रारंभिक शैशवावस्था के दौरान बच्चों की दिलचस्पी, और दोस्तों मैं याद दिला दूं, अभी शैशवावस्था आया है तो बच्चे की अवस्था के बारे में अब हम लोग जब फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे बाल विकास, तो वहाँ बच्चे की अवस्था के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी शॉर्टकट में यहाँ से हम ले लेते हैं कि बच्चे के सामान्यतः 4 अवस्था के बारे में बताया गया है। फर्स्ट आपका हो गया इन्फेंसी, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जिसको शैशवावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है चाइल्डहुड, जिसको बोलते हैं बाल्यावस्था। और उसके बाद है आपका जो 0 से 2 आपका हो गया शैशवावस्था। 2 से 6, 6 से 12 ये आपको 2 भाग में है बाल्यावस्था।
और 12 से 16, जिसको हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं। और उस तरह से हम लोग देखेंगे आगे। और उस बहुत सारा होता है, वृद्धावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक पर। अभी हम लोग का पेडागोजी आज खत्म होने वाला है, देख लेते हैं इसको पहले। शैशवावस्था के दौरान बच्चों की दिलचस्पी ज़्यादातर सीमित और अकाल्पनिक होती है। इस पर डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी थी कि शैशवावस्था हम लोग को पता होना चाहिए था, ये 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। उस समय में बच्चा में क्या होता है, दौरान बच्चों की दिलचस्पी ज़्यादा और सीमित होती है और काल्पनिक होती है। चूँकि बच्चा का एज बहुत कम होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कल्पना नहीं कर पाता है, अकाल्पनिक होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी रुचियाँ बढ़ती जाती है और स्थिर होती जाती है। एक स्कूल शिक्षक को बच्चों के हितों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए तो हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी का स्टडी करते हैं, मनोविज्ञान का स्टडी करते हैं, जिससे क्या होगा, अपने अंदर जितना साइकोलॉजी का नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग बच्चे को अच्छा से साइको ट्रीट कर पाएंगे बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर। एक स्कूल शिक्षक को बच्चों के हितों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप अपने निर्देश को जीवंत और प्रेरक बनाते हैं और उसमें छात्रों की रुचि जगाते हैं, तो आप स्कूल के काम से बहुत अधिक अशिष्टता, एक रास्ता और ऊब को खत्म करते हैं। एक बार जब छात्रों की रुचि एक गतिविधि में पैदा हो जाती है, तो आपको उस पर अधिक प्रयास करना चाहिए। इस पर प्रयास के लिए उचित खर्च के बिना सीखने को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑल ओवर हम लोग को निष्कर्ष पर यह पहुँचे कि यदि बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, तो उस ढंग से हम बच्चे को मोटिवेट करें, उसके अंदर अभिप्रेरणा को जगाए, जिससे क्या वो बच्चे जो है बच्चे में रुचि उत्पन्न किया जा सके। नेक्स्ट है प्रेरणा। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। प्रेरणा, बच्चे के अंदर प्रेरणा आएगी तब तो वो अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा से सीख पाएंगे। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का दिन है। यह कुछ करने के लिए एक व्यक्ति में इच्छा शक्ति उत्पन्न करता है, और जब तक इच्छा शक्ति उत्पन्न नहीं होगा तब तक वह बच्चे, जब तक उसके अंदर प्रेरणा नहीं आएगा तब तक वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। पर्याप्त प्रेरणा न केवल छात्र को एक गतिविधि में संलग्न करती है जिसका परिणाम सीखने में होता है, बल्कि सीखने को भी निर्देशित करता है। प्रेरणा के 2 प्रकार आमतौर पर पहचाने जाते हैं, एक होता है आंतरिक प्रेरणा और एक होता है बाह्य प्रेरणा। हम लोग पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जिस बच्चा के अंदर जितना मोटिवेशन होगा, जितना प्रेरणा होगा, उस ढंग से वह विकास कर पाएगा अपने लक्ष्य के प्रति, उतना जल्दी वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि वह बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित है या बाह्य रूप से। जब तक वह आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होगा तब तक वह अच्छे ढंग से और तेजी से वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं आंतरिक प्रेरणा क्या है। आंतरिक प्रेरणा तब उत्पन्न होती है जब तनाव का समाधान सीखने के कार्य को स्वयं करने में पाया जाता है। सीखी गई सामग्री अपना प्रतिफल प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जो छात्र मॉडल हवाई जहाज के निर्माण का अध्ययन पूरी लगन से करता है ताकि वह एक मॉडल बना सके, एक प्रकार की आंतरिक प्रेरणा का अनुभव करता है, क्योंकि वह लक्ष्य के प्रति एक्टिव है, सक्रिय है, करने के लिए तत्पर है, दिन रात एक किए हुए मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने वह मॉडल बनाया। इसका मतलब वह आंतरिक रूप से प्रेरित है, वह मोटिवेटेड है पूर्णतः, और वह लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और प्राप्त करता भी है। लेकिन बाहरी प्रेरणा क्या है? बाहरी प्रेरणा तब होती है जब कोई छात्र सीखने के कार्य का अनुसरण करता है, लेकिन ऐसे कारणों के लिए जो बाह्य रूप से आकर्षित होता है। यदि कोई छात्र मॉडल हवाई जहाज के निर्माण में संलग्न होता है क्योंकि वह सोचता है कि यह उसके पिता को खुश करेगा, जो आंतरिक प्रेरणा के बजाय पूर्व पायलट है। अब जैसे हम लोग भी जानते हैं, जैसे यहाँ भी कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ठीक है तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन मन से तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसके घर के ऊपर से प्रेशर है, दबाव है कि नहीं तुम पढ़ो, तुम तैयारी करो। तो वह क्या हुआ? आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है। इसका मतलब वह बाह्य रूप से प्रेरित है। नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि शब्द प्राचीन काल से व्यक्ति की तत्परता, समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ में प्रयोग होता है। सभी व्यक्ति सामान्य योग्य नहीं होते, बौद्धिक योग्यता ही उनके असमान होने का प्रमुख कारण है।
प्रत्येक मनोवैज्ञानिक का बुद्धि के संदर्भ में अलग मत है। बुद्धि, इंटेलिजेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस बच्चे का या जिसका जिस ढंग का बुद्धि होता है उस ढंग से वह किसी कार्य को उतना सफलता से, उतनी सफाई से, उतना अच्छा तरीका से कर सकता है, या किसी भी क्षेत्र में वह डिसीजन ले सकता है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना राय दिए हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट है वुडवर्थ के मतानुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। वुडवर्थ के मतानुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। ये सब रटने वाला पॉइंट है। टर्मेन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। जैसे हम लोग शिक्षण लेते हैं आगमन विधि, निगमन विधि से, तो आगमन विधि में क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। मतलब हम लोग उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, जो चीज़ बच्चा को दिखाते हैं, जो नहीं आता है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। मतलब वो क्या हो गया, अमूर्त से मूर्त की ओर हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि अमूर्त विचारों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे आगमन निगमन विधि पढ़ेंगे, शिक्षण विधि, उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। नेक्स्ट है 4 डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। नेक्स्ट है हेनमान के अनुसार ज्ञान में 2 तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है बीने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। नेक्स्ट पॉइंट है थॉर्नडाइक के मतानुसार सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति को ही बुद्धि कहते हैं। और नेक्स्ट है 8 नंबर पिंटर, शायद ये मिस्टेक हो गया, पिंटर नहीं होगा, इंग्लिश में राइट लिखा है। पिंटर के अनुसार इन परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने की व्यक्ति की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। और नेक्स्ट है गाल्टन के मतानुसार बुद्धि सीखने तथा पहचानने की योग्यता है। और नेक्स्ट 10 नंबर है बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। अब है योग्यता, एबिलिटी। हम लोग कहीं जाते हैं तो पूछा जाता है आपका एबिलिटी क्या है, आपका योग्यता क्या है। जो जिस ढंग से आपने जिस क्षेत्र में एबिलिटी अपना हासिल की है उस ढंग से बताते हैं। तो एबिलिटी शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्या कर रहा है, एबिलिटी क्या है। एक छात्र जो अध्ययन या कौशल के किसी विशेष विषय के लिए उपयुक्त योग्यता रखता है वह बेहतर सीखेगा और इसे लंबे समय तक बनाए रखेगा। दूसरी ओर उसे उस विषय का अध्ययन करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है कि कोई बच्चे किसी सेम कार्य को कम समय में प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कोई दूसरे बच्चे को उसी कार्य को करने के लिए अधिक समय लगता है। डिपेंड करता है कि उसका IQ पावर क्या है। दूसरी ओर उसे उस विषय का अध्ययन करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय की आवश्यकता होगी। तो उसका बुद्धि लब्धि जिस ढंग से होगा उस ढंग से वह अपना प्राप्त कर सकता है उस ज्ञान को, उस नॉलेज को। जिसका बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगा जल्दी प्राप्त कर लेगा, जिसका बुद्धि लब्धि कम होगा उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जिसके लिए उसके पास स्वाभाविक योग्यता का अभाव है वह इसे सीखने के अलावा हर समय ऊब और दुखी महसूस करने के अलावा जल्द ही इसे भूलने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए उनके लिए अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से पहले छात्रों की योग्यता का विश्लेषण करना बेहद वांछनीय है। गर्भाधान या गर्भ में बच्चे या माँ के से पर्यावरणीय प्रभाव शुरू हो जाता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि बच्चा इस पृथ्वी पर जब आता है, जब जन्म लेता है तब उसके अंदर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है या उसका विकास शुरू होता है। गर्भ से ही बच्चे का जन्म, उसका विकास शुरू हो जाता है। माँ की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थितियाँ गर्भ में भ्रूण के विकास को प्रभावित करती है। बच्चे के जन्म के समय से ही बाहरी एनवायरनमेंट शुरू होता है और बाहरी वातावरण का प्रभाव उसका जब जन्म हो जाता है तब शुरू होता है, लेकिन इंटरनली जब वो गर्भ में रहते हैं तब से ही उसका विकास शुरू हो जाता है। तात्पर्य घर में व्याप्त परिवेश से हैं। स्कूल और इलाके, इन स्थानों पर बच्चा परिवार के सदस्यों, शिक्षकों के साथ बातचीत करता है, सहपाठियों या साथियों और पड़ोसियों और उनके साथ संबंध स्थापित करता है। समाज के सदस्यों और परिवेश के साथ संबंध बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं और उसके सीखने के तरीके भी।
कुछ पर्यावरणीय कारकों की चर्चा इस प्रकार की गई है, जिसमें सबसे पहला है परिवेश। जहाँ का जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसा परिवेश होगा, जैसा वातावरण होगा, उसी ढंग से बच्चे का विकास भी होगा। प्रकृति, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। हम यहाँ प्राकृतिक चर्चा करेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण बच्चे के साथ बातचीत करता है और प्रभावित होता है। प्राकृतिक आसपास के जलवायु और वायुमंडलीय स्थिति को कवर करता है। यह स्थितियाँ सीधे सीखने को प्रभावित करती है। यह पाया गया है कि उच्च तापमान और आर्द्रता मानसिक क्षमता को कम करती है। तो उच्च तापमान नहीं होना चाहिए और आर्द्रता नहीं, तो वह मानसिक क्षमता को क्या करती है, कम करती है। तो हम लोग को उससे बचना चाहिए। सीमित समय के लिए आर्द्रता, उच्च तापमान को सहन किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक आर्द्रता और उच्च तापमान असहनीय हो जाता है। हम लोग ज्वलंत उदाहरण भी रियल लाइफ में भी देखें कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी मानसिक क्षमता कम हो जाती है, मानसिक दक्षता में कमी आती है। सामाजिक परिवेश में विशेष रूप से घर का वातावरण शामिल है। स्कूल और इलाका छात्र के बौद्धिक सीखने को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण, जैसे हम लोग टीचिंग करवाते हैं, जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, तो क्या होता है, उसमें कई तरह के तो नहीं होते हैं। जो 3 तरह दिया गया है, सर्व सामग्री, दृश्य सामग्री और सर्वदृश्य सामग्री। सर्व सामग्री का मतलब होता है जिसको हम सिर्फ सुनकर कोई चीज़ का नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। जैसे ऑडियो हो गया, जो हम लोग सुनते हैं, रेडियो हो गया, ये सब क्या है, सर्व सामग्री है। नेक्स्ट है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, उसमें हम लोग देखते हैं, ये दृश्य सामग्री हो गया। सर्वदृश्य का मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि टेलीविज़न, उसमें सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ये लेसन आज एंड हो जाना चाहिए। थोड़ा बचा है, PDF में प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। होगा तो एक क्लास और मैं ले लूँगा। तो दोस्तों, यदि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।